गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की फोर्थ सीरीज सीरियस बैंक एग्जाम सीरीज के प्लेलिस्ट के नाम से आज ही मैंने अपलोड कर दी है, क्योंकि काफ़ी डिमांड्स था कि कॉम्प्रीहेंशन को यानी आरसी पैसेज को सॉल्व कैसे करें। बहुत सारे बच्चे इसे एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता इन्हें करे कैसे। और ये प्रीलिम्स एग्जाम है मिनिमम 5 मार्क्स का, और मेंस की परीक्षा में तो मिनिमम 10 मार्क्स से लेके कभी कभी तो 15 से 20 मार्क्स का भी आता है। तो जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरा ये जो पार्ट 4 है पहले वो जाके देखें, जहां मैंने कुछ टेक्निक्स की बात की है कि आरसी पैसेज को कैसे सॉल्व करें। लेकिन जो नए हैं उनको भी इस बात की गारंटी है कि उनको भी ये समझ में आएगा जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले 4 वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो को आके देखें। हेलो, मैं हूं राजेश सर, मैं स्वागत करता हूं आप सबका काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जहां हम लोग देखेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम 2017 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्टैटिस्टिकल बेस्ड पैसेज को, जो सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कैसे सॉल्व करें उस अप्रोच को आप देखिएगा। और जैसे कि मैंने कहा था, अपने इंस्टिंक्ट पे विश्वास रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है पैसेज। अब पैसेज देख के आप घबराए नहीं, पैसेज दिया है, बस कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे जिन चीज़ों को सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करना है वो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये है हॉर्न, ये है यहाँ पे ऑनस्लाउट है, एक्चुअली ये ऑनस्लाउट है। इसके बाद है बेन, ओके। और यहाँ पे दिया है नी, दिया हुआ है NIGS, नाई या नी पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। ये दिया, ये 4 वर्ड दिए हुए हैं। अगर इन्हें बोल्ड किया हुआ है तो ये चारों वर्ड्स पे आपको सिनोनिम या एंटोनिम तो पूछा ही जाएगा। तो पहले ये है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चंस को देख लें, और वहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स, हिंट या क्लू वर्ड्स आप समझ सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, उन कीवर्ड्स को आप पहचान लें या अंडरलाइन कर लें। एग्जाम में तो अंडरलाइन नहीं कर सकते, कुछ रफ पेपर दिए रहते हैं, रफ पेपर में आप चाहे तो उनको लिख भी सकते हैं अगर समय है, नहीं तो आप उसको विजुअलाइज करें, ठीक है। चलिए पहले सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, और पहला सवाल ही सबसे खतरनाक है। विच इज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का सबसे सही टाइटल यानी कि एप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? अब इस सवाल का जवाब देने अगर आप जाएंगे तो पूरा पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्टेज है। फॉर द टाइम बिंग इसे छोड़ दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सवाल है, व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन द पैसेज? ये भी सिमिलरली इसी के बेस पे ये सवाल है कि जो पैसेज लिखा गया है उसमें जो ये पैसेज बोलने वाला, ये कहानी बोलने वाला जो नरेटर है, उसका टोन कैसा है, किस टोन में, किस लहजे में उसने कहा है। सरकास्टिक है, मैंने क्रिटिसाइज किया है, इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का मतलब होता है नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ह्यूमन फीलिंग, जिसमें इंसानी जज्बात नहीं होते। एंथुसियास्टिक काफ़ी जोशीला है। हॉस्टल काफ़ी दुश्मनी से भरा हुआ। ग्रीविंग काफ़ी उदास, दुखी कुछ हो गया है, ऐसा कुछ। तो ये हमको बताना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप स्किप करें, पहले पूरा पैसेज पढ़े बिना नहीं बोल सकते। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ द डॉक्टर फ्रांजिस मल्टी कंपाइलर मेक हैकर्स टास्क इम्पॉसिबल। अब देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो है डॉक्टर फ्रांजिस मल्टी कंपाइलर, इन्होंने बनाया था, और यहाँ पे है हैकर्स टास्क को इम्पॉसिबल कर दिया था। ये कुछ आपके कीवर्ड है, डॉक्टर फ्रांजिस मल्टी कंपाइलर, हैकर्स टास्क इम्पॉसिबल। कैसे किया था, आप कौन सही है मुझे नहीं पता, हम आगे सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेक्स द सॉफ्टवेयर इजीली अटैक्ड बाय हैकर्स? पैसेज को पढ़ना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि आखिर सॉफ्टवेयर को हैकर जो है कैसे अटैक करते हैं। तो ये कीवर्ड हो गया, सॉफ्टवेयर इजीली अटैक्ड बाय हैकर्स। कारण बताना है आपको, तो पैसेज पढ़ेंगे ना, तो कीवर्ड तो समझ में आ गया ना क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? ये सारे बवाल वाले सवाल है, बिना पैसेज पढ़े इनका आंसर आने वाला है नहीं। समय हो तो ही करें, नहीं तो इसको छोड़ के पहले आप बाकी सवालों को कर ले। और अगर आपके पास 7 से 8 मिनट बच जाते हैं, जो अमूमन अच्छे प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स के बच जाते हैं, तो आप आसानी से 10 के 10 सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो बोला है कि जो पैसेज है उसके कंटेक्स्ट में, उसके संदर्भ में इनमें से कौन सी बात फॉल्स है। तो अभी तो हम बता नहीं सकते यहाँ पे, पर थोड़ा पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर फ्रांजिस के मल्टी कंपाइलर के बारे में बोला गया है। अप्रोच इज प्रोडक्टिव एज इट एनहांसेस द स्पीड ऑफ द कोड्स एग्जीक्यूशन। देखिए यहाँ दिया हुआ है कोड्स एग्जीक्यूशन, ये आपका कीवर्ड है। ये आपका क्या वर्ड है? ये आपका कीवर्ड है, याद रखिएगा, कोड्स एग्जीक्यूशन।
और डॉक्टर फ्रांजेस्का मल्टीकम्प्लायर, ये भी आपका कीवर्ड है। द फर्म डिक्लेयर द एंटीवायरस अप्रोच टू प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम हैकर्स इज नॉट इफेक्टिव। एंटीवायरस अप्रोच जो है वो इफेक्टिव नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्टॉप्स ओनली 45% ऑफ अटैक्स, ये आपका कीवर्ड है। जहां मिलेगा वहां आपका ये आंसर हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द जेनेटिक डिफरेंस इन आइडेंटिकल ट्विन्स ऑफ स्पीसीज। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बोला गया है, जेनेटिक डिफरेंस होता है आइडेंटिकल ट्विन्स ऑफ स्पीसीज, यानी कि एक ही प्रजाति के जो जुड़वा जो पैदा होते हैं उनमें भी काफ़ी जेनेटिकल डिफरेंस होता है। यह सारे सही है, तो देखते हैं कौन सही होगा, अब तो बोल नहीं सकते। और आगे है विच एफर्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी का एफर्ट्स के बारे में बोला, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो अनसक्सेसफुल रहा। क्या रहा? अनसक्सेसफुल रहा टू सिक्योर द सॉफ्टवेयर फ्रॉम बीइंग हैक, यानी कि सॉफ्टवेयर को हैक होने से बचाने के लिए इन लोगों ने जो भी एफर्ट किया था वो अनसक्सेसफुल रहा। तो विच एफर्ट, आखिर उन्होंने क्या किया था? अब यहाँ हम बोल तो नहीं सकते क्या है, तो हम देखेंगे। यहाँ एक्चुअली बोला है एंटीवायरस सिमेंटिक, ये आपका एक कीवर्ड है। 45% ऑफ अटैक, ये आपका कीवर्ड है। देन रैंडमली चूजिंग, क्या? बिग ब्लॉक ऑफ मेमोरी, रैंडमली चूजिंग एड्रेसेस, एड्रेसेस बिग ब्लॉक ऑफ मेमोरी, रैंडमली चूजिंग एड्रेसेस ऑफ बिग ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ये आपका कीवर्ड है। ऑप्टिमाइजिंग द थिंग्स सच एज स्पीड ऑफ रिजल्टिंग मशीन कोड, मशीन कोड का स्पीड, ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे ये 4 सवाल जो आपको 4 में 4 नंबर दे सकते हैं। इसके लिए अगर इनका मीनिंग या ऑपोजिट मीनिंग जानना है तो आप जहां पे ये पैसेज जो मैंने पैसेज जहां मैंने उनको सर्कल किया, उन्हें हाईलाइट किया, वहां पे जाके वहां के सेंटेंस को देखें, ऊपर वाले, नीचे वाले और उस मिडिल सेंटेंस देखें, तो आपको इनका मीनिंग काफ़ी हद तक मिल जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो आपको सबसे पहले बताना है मोस्ट ऑपोजिट, यहाँ पे दिया हुआ है हॉर्न, ऑनस्लॉट, इनके ऑपोजिट बताने हैं। और बेन और नी का आपको क्या बताना है? सिमिलर मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है। तो ये 10 सवाल हैं, 10 नंबर का सवाल है। और चलिए देखते हैं कि आपका अप्रोच कैसा होगा। तो हम लोग पैसेज पढ़ते चलेंगे और सवालों के जवाब भी देते चलेंगे। कैसे करना है देखिए, ये रहा आपका पैसेज। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो अप्रोच होगा वो कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा आपका पैसेज है। ठीक है, चलिए इसे अब हम लोग पढ़ना जो है शुरू करते हैं। आपको मालूम है पहला जो था टाइटल क्या होगा, और दूसरा है कि नरेटर का टोन कैसा है। ये तो बिना पूरा पैसेज पढ़े हम जवाब नहीं दे सकते, पर बाकी जो 4 जो सवाल थे जो कि हम पैसेज पढ़ के दे सकते हैं, तो उनको देख लेते हैं पहले। चलिए, About 1.3 billion people use one or other version of Microsoft Windows operating system and well over a billion have downloaded Mozilla Firefox, Microsoft Windows operating system web browser। देखिए, about 1.3 billion people, यानी 1.3 करोड़ मेरे बिलियन लोग जो है, खरब लोग जो हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एक या उसके बहुत सारे वर्जन्स को डाउनलोड किए होंगे। और मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, जहां हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे, जो भी कुछ करते हैं, इसका भी कई सारा वर्जन है जिसको लोग डाउनलोड करते हैं। आपके कंप्यूटर में भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही, तो अरबों लोग डाउनलोड करते हैं। माइनर वेरिएशंस असाइड, अगर कुछ छोटे मोटे वेरिएशंस या बदलाव को अगर हम साइड करें, दरकिनार कर दें, every copy of these products like all other mass market software has exactly same bits in it। अब इसका क्या मतलब है? माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर हो, ठीक है, इनमें हर जितने भी कॉपी इनकी मार्केट में आती है, अलग अलग वर्जन को चेंज करते करते, नई पुरानी कॉपी है, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 8, वर्जन 9, वर्जन 10, विंडो की वर्जन 11 आ चुकी है, पहले 10 थी, तो सारे वर्जन्स अपग्रेड हो रहे हैं। तो इनमें बहुत ही माइनर से चेंजेस होते हैं। अदरवाइज जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के जितने भी वर्जन्स हैं, थोड़े मोड़े बदलाव को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा फीचर्स और उनके अंदर जो बिट्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता, यानी कोई डाइवर्सिटी उसमें नहीं होता है, कोई माने डिफरेंस नहीं होता। यानी आप जब भी देखेंगे, हाँ दिखने में भी एक जैसा है, फंक्शन भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, बस वर्जन अलग है।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया, बहुत ध्यान सुनिएगा। लेकिन ये सब एक जैसे होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, इनको चेंज नहीं करते। दिस मेक्स सच सॉफ्टवेयर अ हनी पॉट फॉर हैकर्स हु कैन राइट अटैक कोड यानी वायरस छोड़ देते हैं, दैट विल कॉज प्रिसाइजली द सेम डैमेज टू से एवरी कॉपी ऑफ विंडोज 7 इट इन्फेक्ट्स। तो अब होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं, अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 11 है या मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र ने जितने भी वर्जन लॉन्च किए हैं, चूंकि सब दिखने में एक जैसे हैं और उनके अंदर का जो बनावट है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो ब्लूप्रिंट है, अगर थोड़े मोटे बदलाव को छोड़ दे तो सारे के सारे बीट्स सेम है। अब इससे क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं, जो आपके कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर में घुस के नेसेसरी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेना या चीज़ों को खराब कर देना, ठीक है। तो जो हैकर्स होते हैं उनके लिए तो एक समझिए कि हाथ में लड्डू पेड़ा लग जाना एक तरह से, यानी खजाना लग गया। उन्हें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। आप जितने भी वेब ब्राउज़र बना लो, आप जितने भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बना लो, सबका बेस, सबका बीट तो सेम ही है, बिल्कुल अलग नहीं है। जब तक अगर आप उन्हें अलग अलग करके बनाते, टोटली चेंज कर देते, तो हैकर्स के लिए तो मुश्किल होता। पर हैकर्स को तो पता है कि मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र का वर्जन 8 हो या 9 हो या 10 हो, सबका बेसिक फीचर एक ही है, तो वो हैक कर देंगे, वायरस डाल देंगे, जो अटैक कोड है आसानी से इनपुट कर सकते हैं, ये बोला गया। तो क्या होता है, विंडोज़ को डैमेज कर देते हैं, ब्राउज़र को डैमेज कर देते हैं। ऐसा आपने कंप्यूटर में देखा भी होगा। वॉर्स, इससे भी खतरनाक क्या होता है, द बैड गाइज कैन होम देयर अटैक्स बाई प्रैक्टिसिंग on their own machines, confident that what they see will be what their victims get। अब देखिए यहाँ पे मुझे अगर आपने पहली बार HONE होन नाम का वर्ड सुना है और आपको इसका मतलब नहीं पता है, मैं ये मान लेता हूँ ज़्यादातर लोगों को होन का मीनिंग नहीं पता होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ केवल ये लाइन पढ़ के आपको पता चल जाएगा। जैसे आप जब भी किसी कंपटीशन में फिनाले पहुँचना चाहते हैं या कंपटीशन में आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो पहले कई महीने आप उसकी खूब प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आप कितना अच्छा है, कितना बेहतर कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करते 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 जो है फाइनल में जाके बहुत बेहतर करते हैं। ठीक उसी तरह से जो हैकर्स होते हैं, आपके मशीन और ब्राउज़र को हैक करने से पहले वो क्या करते हैं, दीज बैड गाइज, माने जो हैकर जो है तो बुरे लोग हैं, कैन होम देयर अटैक्स बाय प्रैक्टिसिंग ऑन देयर ओन मशीन, अपने ही मशीन पे घर बैठकर अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अटैक कोड और वायरस डाल के हैक करते हैं और देखते हैं कि ऐसा करने से उनको क्या रिजल्ट मिलता है। तो रोज प्रैक्टिस करते हैं और रोज अपने आप को और बेहतर बनाते हैं कि हाँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट आ गया है कि अगर मेरे कंप्यूटर में, मेरे मशीन पे जहां मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, यहां पे ऐसा हो सकता है, तो मैं दुनिया के किसी भी मशीन में अटैक कोड डालकर, मशीन में वायरस डाल के मैं वही रिजल्ट ला सकता हूं, बैड इफेक्ट पहुंचा सकता हूं जो मैंने अपने कंप्यूटर में डाले हैं। इसका मतलब यहां पे होन का मतलब क्या होता है, होन का मतलब होता है टू शार्पेन योर परफॉर्मेंस, यानी अपने परफॉर्मेंस को, अपनी काबिलियत को और बेहतर करना, प्रैक्टिस करके। तो अगर ऐसा है तो इस हमने जो अभी पढ़ा, जो वर्ड है हमारे पास, ठीक यहां पे आइए और सवाल का जवाब दीजिए कि होन का मतलब होता है to make better your performance, to make better your performance, या कह सकते हैं to sharpen, यानी अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना। तो हमें लेकिन इसका ऑपोजिट बताना है, हमें इसका ऑपोजिट। देखिए, हॉर्न का नियरेस्ट मीनिंग होता है वेट। वेट और हॉर्न दोनों सिनोनिम है, हॉर्न और वेट दोनों सिनोनिम है, ठीक है। सिक्योर का मतलब होता है सिक्योर कर देना, ये एकदम अलग है, हॉर्न से एकदम अलग मीनिंग है, सुरक्षित कर देना। प्रैक्टिस करना सेम मीनिंग है, परफेक्ट करना सेम मीनिंग है। बचा कौन सा, रेक। बताइए आंसर कैसे नहीं मिलेगा। रेक का मतलब क्या होता है, चीजों को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, जो हॉर्न का ठीक उल्टा है। हॉर्न माने परफेक्ट करना, ठीक करना, संभालना, और रेक का मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद कर देना। देखिए, एक नंबर आपका श्योर हो गया। इस तरह से हम लोग पैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अब देखिए, मैं एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। चलिए, ये हो गया। दिस कंप्यूटिंग मोनोकल्चर, मोनोकल्चर का मतलब होता है मोनोपोली एक तरह से, ठीक है। दिस कंप्यूटिंग मोनोकल्चर विच ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पर्टिकुलर पीसेस ऑफ हार्डवेयर सच एज माइक्रोप्रोसेसर फ्रॉम इंटेल एंड ARM हैज लॉन्ग बीन द बेन ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है, जब भी हम लोग
माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, चिप की बात करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में अलग अलग फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है, तो हम इंटेल पे डिपेंड करते हैं कि भाई इंटेल कंपनी का लगाना है, ARM पे डिपेंड करते हैं। हम एक दो कंपनी ही है जिनके माइक्रो प्रोसेसर पे हम लोग निर्भर करते हैं और उनके हार्डवेयर को ही हम लोग यूज़ करते हैं। अब इससे होता क्या है, तो मानिए कि अगर आप एक हैकर हैं तो आपको तो पता है कि इंटेल किस तरह का हार्डवेयर और चिप बना रहा है, आपको पता है कि ARM कंपनी जो है किस तरह के माइक्रो प्रोसेसर जो है इन्वेंट कर रही है, बना रही है, और आपको इनका पैटर्न पता चल जाता है ना, इनका सिस्टम, इनका पैटर्न, इनका बेस आपको पता चल जाता है और हैक करने में आपको आसानी होती है, क्योंकि केवल आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है जो इस माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर को क्रैक कर दे। और ये जो हम एक ही तरह का जो हार्डवेयर यूज़ करते हैं ना, ये जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तकनीकी लोग हैं, उनके लिए बहुत ही मुसीबत का सबब बन गया है। यही कारण है, अगर अलग अलग होता, डाइवर्सिफिकेशन होता, 10, 15, 20, 25 कंपनियों से हम अगर माइक्रो प्रोसेसर खरीद के अलग अलग चिप्स अगर हम डालते तो शायद आज ये नहीं होता, हैकर लोग इतना नहीं कर पाते, क्रैक नहीं कर पाते। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ बैन का क्या मतलब है, यहाँ बैन का मतलब होता है मुसीबत की जड़, अ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, क्योंकि 2-3 कंपनी है, उन्हीं का माइक्रो प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो इस वर्ड का भी मीनिंग हमको मिल गया। आप आए क्वेश्चन में, ये देखिए, ये रहा बैन। बैन का मतलब होता है बच्चों, यहां देखिए, बैन का मतलब होता है अ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, परेशानी का, मुसीबत का सबसे बड़ा कारण होता है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, डेथ मतलब मर जाना, भाई ये कहां से आ गया, बून मतलब भाई अच्छा होना, प्रोग्रेस करना, करप्शन माने भ्रष्टाचार, हमने बताया परेशानी का कारण। अब कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट होना। बचा कौन, स्कार्च। स्कार्च का मतलब होता है अ रीजन ऑफ ग्रेट कॉज, अ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस। हमको क्या निकालना था, सिमिलर मीनिंग निकालना था, ऑपोजिट नहीं। तो इसका बेन का क्या मतलब हो जाएगा, हमारा बेन का मतलब हो जाएगा स्कार्च। ठीक है, देखिए 2 नंबर हमारा हो गया। पैसेज पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे पहले सवालों को पढ़ लिया था, पैसेज पढ़ेंगे, आंसर हमारा आता जाएगा। आगे पढ़ते हैं, तो ये हुआ, इन द फेस ऑफ अ नियर कॉन्स्टेंट ऑनस्लॉट फ्रॉम हैकर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज फ्रीक्वेंटली सेवरल स्टेप्स बिहाइंड द फोर। देखिए क्या बोला है, इन द फेस ऑफ अ नियर कांस्टेंट मतलब लगातार, ऑनस्लॉट फ्रॉम हैकर, ये जो हैकर के द्वारा बार बार लगातार जो चीज़ों को बर्बाद किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो बहुत पीछे हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैकर्स को रोकने में बिल्कुल असमर्थ है। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑनस्लॉट का क्या मतलब हुआ, ऑनस्लॉट का क्या मतलब होता है, ऑनस्लॉट का मतलब होता है वायलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक, एक बहुत ही हिंसक और बहुत ही मजबूत प्रहार करना किसी के ऊपर। और ऐसा है तो ऑनस्लॉट का मीनिंग हम समझ गए। तो हमें यहाँ पे एक और वर्ड है ऑनस्लॉट, कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग और वायलेंट अटैक, स्ट्रॉन्ग और वायलेंट अटैक, यानी कि बहुत ही हिंसक और मजबूती से किया गया प्रहार। तो हमें इसका ऑपोजिट निकालना है। तो जब आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो उसका उल्टा क्या होता है, बचाव करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, यानी कि डिफेंड करना। और ऐसा है तो आपका सही वर्ड क्या होगा, डिफेंस। कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे आपके पास ही आंसर है ना, आपके पास ही आंसर है और कहीं आंसर नहीं है, आपके पास सारे आंसर है। बता आपको ना बस एक लंबी सांस लेनी है, शांत रहना है, क्योंकि आपके हरी करने से, जल्दबाजी करने से आपके एग्जाम बेहतर होने वाले हैं नहीं। जितना भी समय है बहुत ही शांति से, एकदम कूल एंड काम होकर लंबी सांस लेके सवालों को पढ़ें, आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल भी हवे ना करें। और आपके अगल बगल में बच्चे क्या कर रहे हैं उनको बिल्कुल ना देखें, उनके स्क्रीन को ना देखें, कौन कितना ग्रीन कर रखा है, कौन कितना रेड कर रखा है, क्योंकि यू नेवर नो किसने तुक्का मारा है, किसने सही किया है। आप क्या कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ठीक है, चलो भाई, मेरे यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3 नंबर हो गए। बचा नाई, देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये भी हमको आंसर मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्या है। ये तो हो गया। अब सॉफ्टवेयर जो है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काफी पीछे है। अब होता क्या है, देखिए सिमेंटिक, याद है मैंने जो एक क्लू वर्ड देखा था, सिमेंटिक, है ना, वन ऑफ द कमर्शियल पायनियर्स ऑफ ऑनलाइन सिक्योरिटी।
सिमेंटिक जो है ये ऑनलाइन सिक्योरिटी में काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी पायनियर अग्रदूत है। एस्टिमेट्स उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाउ स्टॉप्स ओनली 45% ऑफ अटैक, कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो हैकर के द्वारा किए गए अटैक को केवल 45% तक ही रोक पाता है। तो ये तो असफल ही हुआ ना, अनसक्सेसफुल हुआ, वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। 45% रोक के होगा क्या? 45% रख के कुछ तो होने वाला है नहीं, ठीक है ना, कुछ होने वाला है नहीं। द फर्म रिसेंटली डिक्लेयर दैट दिस अप्रोच वाज डेड। तो अभी सिमेंटिक जो फर्म है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती है उसने अभी भी डिक्लेयर किया है कि भाई ये जो अप्रोच है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालो कंप्यूटर में, ये बेकार हो गया है एंड अ न्यू वन वाज नीडेड। अब एक कुछ नया चाहिए जो हैकर को रोक सके। तो अगर ऐसा है तो माइकल फ्रेंच, याद है माइकल फ्रेंच मैंने कहा था, हिंट वर्ड है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, हाँ आरविन नाम है, वो एग्री होते हैं इस बात पे कि हमें कुछ नया चाहिए, अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से कुछ होने वाला है नहीं। एंड बिलीव्स द आंसर इज टू लर्न फ्रॉम नेचर। और वो कहते हैं कि इसका आंसर नेचर में है। इसका आंसर कहाँ पे है? इसका आंसर नेचर में, हमारी प्रकृति में है। क्या है? लॉट्स ऑफ स्पीसीज आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर द ओकेशनल सेट ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स अपार्ट एंड स्लाइटली डिफरेंट जेनेटिकली फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जो ट्विन्स होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, भले ही वो देखने में प्रकृति में एक जैसे दिखते हैं, पर जेनेटिकली यानी उनके अंदर जो जीन है वो कितने भी ट्विन्स, कितने भी दिखने में एक जैसे क्यों ना हो बाहरी अपीयरेंस में, लेकिन उनका जो जीन स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी डाइवर्स होता है, काफ़ी अलग होता है, उनका जेनेटिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद है आपको, मैंने बताया था, क्लू वर्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंश्योर्स दिस। और ये जो सेक्सुअल यानी कि जो मैमल्स के अंदर जो सेक्सुअल की जो प्रक्रिया होती है, इसी से ये चीज़ें एंश्योर होती हैं, जीन का आदान प्रदान होता है। इंडीड it is probably the reason sex evolved in the first place, for it means that no bacterium or virus can wipe out an entire population, since some are almost certain to be genetically immune to any given pathogen. Pathogen का मतलब होता है वायरस। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीसीज में इसलिए ज़रूरी है कि उससे जो नई स्पीसीज पैदा होती है, ऐसा कोई भी वायरस आज तक नहीं बना दुनिया में जो इतने सारे जो लोग इस पृथ्वी पे है सबको एक बार में ख़त्म कर दे। क्यों? क्योंकि वायरस जो होता है ना, उसका एक जेनेटिकल स्ट्रक्चर होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं सबका अंदर का जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर होता है ना, जो जीन होता है, वो सबका अलग अलग होता है। तो अब आप बताइए, वायरस का जेनेटिकल स्ट्रक्चर तो एक ही है। अगर वायरस का जेनेटिकल स्ट्रक्चर अगर एक ही है तो इतने डाइवर्सिफाइड जो जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जन्मे हैं, सबको तो वो खत्म नहीं कर पाएगा। उसके पैटर्न में जो जो आएगा वो उसे ही खत्म कर सकता है, पूरे पॉपुलेशन को वो वाइप आउट नहीं कर सकता। और ऐसा इसलिए कि एक ही माता पिता के जो जुड़वा बच्चे होते हैं दिखने में एक जैसे होते हैं, बट जेनेटिकली दे आर वेरी डिफरेंट। एक बीमार हो तो दूसरा बीमार हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसा होता तो दोनों बीमार पड़ जाते, लेकिन वायरस ने एक को इफेक्ट किया, एक को इफेक्ट नहीं किया। कंप्यूटर में भी यही चाहिए। जब तक हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं लाएंगे, जब तक हम माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ दो ही लोगों से खरीदेंगे, एक ही तरह के मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डाउनलोड करते रहेंगे, तब तक हैक होता रहेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नेचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कंप्यूटर वर्ल्ड में हम क्या अलग कर सकते हैं। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाइंग द आइडिया ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी टू सॉफ्टवेयर इज नॉट अ न्यू आइडिया। और अगर हम सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह से जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर ला सके, इसी तरह से अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर ला सके, तो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो सकती है। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। हाई सिक्योरिटी सिस्टम सच एज द फ्लाई बाय वायर प्रोग्राम्स यूज्ड इन एरोप्लेन में जो फ्लाई बाय वायर होता है आर डिजाइन्ड फ्रॉम द आउटसेट विद द कोड दैट डिफर्स बिटवीन द इंस्टॉलेशन, बट दिस अप्रोच इज टू कॉस्टली फॉर लार्जर स्केल यूज। एरोप्लेन में जो फ्लाई बाय वायर का इस्तेमाल होता है ये काफ़ी महंगा होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कई सारे कोड किए जाते हैं, इसलिए जल्दी हैक नहीं हो पाता। बट दिस अप्रोच इज टू कॉस्टली फॉर लार्ज स्केल यूज। सम मास मार्केट सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव इंस्टेड इंट्रोड्यूस्ड मोडेस्ट डाइवर्सिटी टू डिटर अटैकर्स, सच एज द रैंडमली चूजिंग द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द बिग ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, बट दिस इज नॉट एनफ टू डिफीट अ डिटरमाइंड हैकर। अब देखिए कुछ जो कंपनियां हैं
चूंकि ये जो फ्लाई बाय वायर है जो ये काफ़ी कॉस्टली है, तो सम मास मार्केट सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्या किया है, इसके जगह पे एक डाइवर्सिफिकेशन किया है ताकि अटैकर को रोका जा सके। इन्होंने क्या किया है, रैंडमली चूजिंग द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ बिग ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। रैंडमली चूज करते हैं, जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है ब्राउजिंग करने का उसको रैंडमली चूज करते हैं, लेकिन इससे आप जो हैकर है, जो हैक करना चाहता है, उसे आप रोक नहीं सकते। एफर्ट है लेकिन ये अनसक्सेसफुल। आपको याद होगा क्लू वर्ड हमने किया था अनसक्सेसफुल वाला। डॉक्टर फ्रेंच भी आपको याद होगा यहाँ पे। डॉक्टर फ्रेंच इज देयरफॉर टेकिंग अ नोवेल अप्रोच बाय ट्विकिंग द प्रोग्राम्स कॉल्ड कंपाइलर। इन्होंने क्या किया, कंपाइलर नाम का एक प्रोग्राम बनाया। ये क्या करता है, कन्वर्ट एप्लीकेशंस रिटन इन लैंग्वेजेस। ये क्या करते हैं, जो लैंग्वेजेस में जो एप्लीकेशंस लिखे जैसे कि C++ हुआ है ना, आपका जावा हुआ, इनटू द मशीन कोड। इन्हें क्या में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एम्प्लॉयड बाय अ कंप्यूटर प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा लगाया जाता है। मोस्ट कंपाइलर यानी इनके द्वारा बनाया गया जो कंपाइलर है आर डिजाइन टू ऑप्टिमाइज, एनहांस कर देना, ऑप्टिमाइज थिंग्स सच एज द स्पीड ऑफ द रिजल्टिंग मशीन कोड। मशीन कोड से जो भी परिणाम आते हैं इसके स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। दैट लीड्स टू अ सिंगल आंसर। ठीक है, इससे जवाब तो मिलता है। डॉक्टर फ्रेंच's मल्टी कंपाइलर ट्रेड्स अ बिट ऑफ दिस ऑप्टिमैलिटी फॉर डाइवर्सिटी इन द कंपाइल्ड कोड। तो डॉक्टर फ्रेंच जो है, डॉक्टर फ्रेंच's का जो मल्टी कंपाइलर है, ट्रेड्स अ बिट ऑफ दिस ऑप्टिमैलिटी फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि जो कोड बनाया जाता है वो चाहते हैं कि हमारा जो कोड हो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो। जैसे कि जेनेटिकली लोग अलग अलग होते हैं, पूरे जितने भी अरबों लोग हैं सब एक दूसरे से अलग हैं, तो वायरस में इतनी औकात नहीं है कि सबको वाइप आउट कर सके। ठीक इस तरह से अगर हम जितना कोड डाइवर्सिफिकेशन करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दिस लीवे विच डिमिनिशेस द कोड स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो मैंने हम बात कर रहे हैं ये क्या करता है, जो कोड स्पीड को डिमिनिश करता है यानी घटा देता है। बाई एन अमाउंट इम्परसेप्टिबल टू द यूजर enables a multi-compiler to create billions of different but functionally identical and interpretation of the original program। तो ये मल्टीकम्प्लायर क्या करता है कि यूज़र को उतना पता नहीं चलता है कि इतना कुछ चेंज किया गया है, लेकिन इसमें मैंने चीज़ों को क्या किया जाता है मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा अभी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ट्विंस पैदा होते हैं, लेकिन दोनों जुड़ा बच्चों का जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल अलग होता है, उनके फॉर्मूलाज बिल्कुल अलग होते हैं। मल्टीकम्प्लायर यही काम करता है कि बिलियंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, मैंने एक ही सॉफ्टवेयर के करोड़ों बिट्स बना देते हैं। तो हैकर हैक करेगा किसको, वो तो 1 करोड़ प्रोग्राम बना नहीं सकता, वो तो एक ही प्रोग्राम बनाएगा, 2 बनाएगा, 20 बनाएगा, 200 बनाएगा, पर यहां पे तो बिलियंस इंटरप्रिटेशन। मैंने सिंपल भाषा में मैं कहूं कि मैंने आपको एक वर्ड दिया और पूछा इस वर्ड का मतलब क्या है, और मैंने आपको 1000 मीनिंग बता दिए। आई हैव गिवन यू 1000 मीनिंग ऑफ अ सिंगल वर्ड, क्योंकि एक ही शब्द कई सारे कंटेक्स्ट में यूज हो सकता है। तो अगर मैंने आपको 1000 मीनिंग बता दिए तो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मुझे यूज कौन सा करना है। तो हैकर के लिए भी वैसा ही है कि अगर जब इतना बिलियंस ऑफ इंटरप्रिटेशन अगर हो जाए, मतलब एक ही शब्द के इतना सारा मतलब हो जाए, तो वो हैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो उसके बाद देखते हैं व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन फ्रॉम अ क्लाउड बेस्ड ऐप स्टोर, यानी यूजर यानी हम और आप जब किसी क्लाउड बेस्ड ऐप स्टोर से कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन की डिमांड करते हैं, द एप्रोप्रिएट मल्टी कंपाइलर इन द स्टोर जनरेट्स अ यूनिक वर्जन ऑफ फॉर हिम, thus making the hackers task nigh impossible, मतलब nearly impossible। इसका मतलब यह है, मान लीजिए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन से आपने किसी एप्लीकेशन का डिमांड किया, ठीक है, तो वहां पे जो मल्टी कंपाइलर है वो क्या करेगा, आपके लिए एक यूनिक वर्जन उस ऐप का जनरेट कर देगा। मान लीजिए करोड़ों लोग उस ऐप को यूज कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोगों का वो ऐप जो है मल्टी कंपाइलर ने अलग अलग तरीके से बनाया है, तो हैकर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इतने करोड़ों की संख्या में एक ही ऐप है, ऐप एक ही है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, विच मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर द हैकर टू हैक दैट ऐप। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा। तो ये था हमारा पैसेज। ठीक है, अब आते हैं सवालों पे। पहला सवाल है टाइटल क्या होगा।
इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको इतना समझ में आ गया है कि टाइटल यहाँ क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइडेड वी स्टैंड। अब बोलिए क्यों? देखिए यहाँ दिया लर्निंग फ्रॉम नेचर, आप प्रकृति से सीखिए। प्रकृति से सीखने का हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है डिफरेंट जेनेटिकल स्ट्रक्चर के लिए, ताकि एक ही वायरस पूरे प्लानट को ख़त्म ना कर दे। तो ये एग्जाम्पल था, हम उसे टाइटल के रूप में नहीं ले सकते। प्रिक्लूजन, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिक्लूजन? द एक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। कुछ अगर घटने वाला है तो उसे घटित होने से पहले आप रोक दें, उसे कहते हैं प्रिक्लूजन। तो प्रिक्लूजन फ्रॉम हैकिंग, हैकिंग को होने से रोकना। खैर इसके बारे में पैसेज था, ये बात तो सही है, लेकिन पैसेज इस बात पे जोर दे रहा था कि हैकिंग को रोके कैसे, हैकिंग को रोके कैसे। तो डिवाइडेड वी स्टैंड मतलब यह है कि हम जितना अलग सोचेंगे, जितना बिलियंस ऑफ इंटरप्रिटेशन माने अलग अलग जेनेटिकल स्ट्रक्चर में सोचेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, उतना हम हैक को रोक सकते हैं। इसका मतलब दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल, ठीक है ना। डिवाइडेड वी स्टैंड, नॉट डिवाइडेड वी फॉल, वो वाला इंग्लिश वाला हो गया, यहाँ पे मीनिंग अलग है। तो ये इसका करेक्ट वर्ड होगा, करेक्ट टाइटल होगा। अब ऑथर का टोन क्या है? ऑथर किसके बारे में बात कर रहा है? कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है, हैकिंग के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे किसी कोई फीलिंग्स नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई सरकास्टिक रिमार्क्स है, कोई एंथुजियास्टिक जोश की तो कोई बात है नहीं, ना ही किसी के प्रति कोई दुश्मनी है, ना ही कोई बहुत ही विषाद हो गया, कोई मर गया कि ग्रीविंग बता रहा है। क्या है? इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का क्या मतलब होता है? इम्पर्सनल का मतलब होता है नॉट हैविंग ह्यूमन फीलिंग, जिसके अंदर इंसानी भावनाएं ना हो। तो यहाँ पे तो कोई फीलिंग्स की बात ही नहीं हो रही, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैकिंग, हाउ टू स्टॉप हैकिंग, लर्निंग फ्रॉम नेचर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर थिंग्स, डाइवर्सिफिकेशन इन कोड, है ना, फॉर द सेम ऐप। सो ये आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर फ्रेंच के जो मल्टी कंपाइलर है मैक्स हैकर्स टास्क इम्पॉसिबल। इसने हैकर के टास्क को इम्पॉसिबल कर दिया। अब अगर इसके टास्क को अगर इम्पॉसिबल कर दिया है तो इसका आंसर हमारा होगा क्या? इसका आंसर होगा, देखिए, बाय कन्वर्टिंग द एप्लीकेशन रिटन इन लैंग्वेजेस इनटू मशीन कोड। मशीन कोड का हमने पढ़ा था कि मशीन कोड में चेंज करते हैं, लेकिन ये हैकर को रोक नहीं पाता। बाय क्रिएटिंग बिलियंस ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिनल। अभी मैंने कहा जिस ओरिजिनल प्रोग्राम से किसी ऐप को, ब्राउज़र को, विंडो को बनाया गया है, जब उसी प्रोग्राम के हम अरबों इंटरप्रिटेशन, अरबों वर्जन निकाल देते हैं, अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट निकाल देते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको क्रैक करना। तो ये तो होगा भाई, 2 नंबर तो होगा, 2 नंबर होगा तो ये नहीं होगा, है ना, 2 नंबर होगा तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 नंबर तो होगा नहीं, तो 2 नंबर होगा, 1 नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर, बाय एक्सटेंडिंग द कोड्स स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ पे कोड्स के जो स्पीड को बढ़ाने की बात नहीं की गई है। अगर हम पैसेज को देखें, यहाँ पे देखिए, स्पीड को डिमिनिश करने की बात की गई है, एक्सटेंड करने की बात नहीं की गई है कि नहीं? यहाँ पे एक्सटेंड करने की बात की गई है और यहाँ उल्टा बोला गया है, स्पीड को घटाने की बात की गई है, जबकि पैसेज में हमको क्या बोला गया है? बाय एक्सटेंडिंग द कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना। यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है एक्सटेंडिंग। हम बात कर रहे हैं डिमिनिशिंग की, ये कोड को क्या करता है? डिमिनिश कर देता है ना। तो ये तो उल्टा है, तो होगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेक्स द सॉफ्टवेयर इजीली हैक्ड बाय। तो भाई सॉफ्टवेयर को हैकर इजीली हैक कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? तो अगर हम इस सवाल का जवाब देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे आपके सामने है, इसका आंसर हमारा क्या होगा? ठीक है, देखो ध्यान से। सिमिलर कोडिंग इंस्ट्रक्शन इन ऑल, सारे प्रोग्राम में सिमिलर कोडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द स्पीड ऑफ रिजल्टिंग मशीन कोड, ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, मशीन कोड को ऑप्टिमाइज नहीं बल्कि डिमिनिश करने की बात की गई है। अभी मैंने आपको बताया ये उल्टा है, ये तो होगा नहीं। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पर्टिकुलर पीसेस ऑफ हार्डवेयर, एक ही तरह के हार्डवेयर को यूज करना। खैर यहाँ पे दिया हुआ है द रेप्लिका ऑफ द सॉफ्टवेयर कंटेनिंग सेम बिट। देखिए ऑल द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि एक गलत हो गया। तो अगर ऑल द अबव नहीं होगा, इसकी अगर जो प्रोबेबिलिटी अगर हट जाती है, तो अब मुझे ABCD में से एक देखना है, बी नंबर होगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, द रेप्लिका ऑफ द सॉफ्टवेयर कंटेनिंग सेम बिट्स। याद है बिट्स? देख लीजिए, आपको पैसेज में लिखा हुआ है, ये रहा, सेम बिट्स इन इट। यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर हो, सबको बनाने का जो बीट्स है वो सेम है, यानी कि रेप्लिका है, एक दूसरे का डुप्लीकेट है, और इसलिए हैकर उसे आसानी से हैक कर लेते हैं,
है कि नहीं। और यही हमारे सवाल में बोला भी गया है, यही हमारे सवाल में बोला भी गया है कि कैसे इजीली हैक करते हैं, क्योंकि सब रेप्लिका है, एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपी है, जेरोक्स कॉपी है, तो आसानी से समझ जाएंगे, डिकोड कर पाएंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कि इसमें सबसे जो है फॉल्स कौन है। तो फॉल्स कौन है देखते हैं, हमने तो पढ़ लिया, देखते हैं। यहाँ बोला ऑल आर ट्रू, डॉक्टर फ्रांजेस मल्टी कंपाइलर अप्रोच इज प्रोडक्टिव एज इट एनहांसेस द स्पीड ऑफ द कोड्स एग्जीक्यूशन। अभी हमने पढ़ा, बार बार हमने पढ़ा, कोड्स एग्जीक्यूशन को एनहांस नहीं किया जाता है, वहां लिखा हुआ था डिमिनिश किया जाता है। क्या किया जाता है, डिमिनिश किया जाता है। तो ऑल आर ट्रू तो होगा नहीं, यही फॉल्स हो गया। तो तीनों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तीनों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब पहला वाला ही फॉल्स है तो एक ही फॉल्स हो गया तो ट्रू है, इस सारी ज़रूरत नहीं है हमको। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखें, लास्ट सवाल, विच एफर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज आर फाउंड अनसक्सेसफुल टू सिक्योर द सॉफ्टवेयर फ्रॉम बीइंग हैक। आखिर सॉफ्टवेयर कंपनी ने ऐसा क्या किया कि वो ऐसा करने के बाद भी अपने सॉफ्टवेयर को हैक होने से नहीं रोक पाए। तो पहला है, एंटीवायरस सिमेंटिक इज वन ऑफ द अनसक्सेसफुल एफर्ट्स विच स्टॉप ओनली 45% ऑफ द अटैक। आइए पैसे में देख लीजिए कहाँ पे है सिमेंटिक। मैंने सिमेंटिक को मैंने अंडरलाइन किया था, मैंने कहा था कीवर्ड है, सब कीवर्ड से बनेगा, सारे के सारे कीवर्ड से बनेंगे। सिमेंटिक कहाँ है, सिमेंटिक कंपनी मैंने बात की थी, यही कहीं पे है। वेर इज सिमेंटिक, सिमेंटिक ये रहा सिमेंटिक। सिमेंटिक जो कंपनी है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती है, वो क्या कहती है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाउ स्टॉप्स ओनली 45% ऑफ अटैक्स, है ना। इस कारण से ये जो एफर्ट था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने का, भाई ये तो केवल 45% हैक को रोकते हैं, इसलिए था अनसक्सेसफुल। तो भाई ये तो होगा, ये तो होना है। तो चलो एक नंबर तो सही है, ये था, तो एक नंबर अगर सही है तो ये तो होगा ही। चलिए ठीक है, देख लेते हैं और आगे देखते हैं। रैंडमली चूजिंग द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द बिग ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज वन सच एफर्ट। रैंडमली, आप देख लो, रैंडमली ये लोग चूज करते थे। ये रहा, यहाँ देखिए, सम mass market software companies have instead introduced a modest diversity to deter attackers, such as randomly choosing the starting address of the big blocks of memory, but this is not enough, this is not enough to defeat a determined hacker। लेकिन इससे काफी नहीं था हैकर को रोकने के लिए। तो मिला आंसर, इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है, 2 नंबर सही है। 1 और 2 सही है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1 और 2 सही है तो यहाँ 2 और 3 है तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, ये नहीं हो सकता, हम नहीं पढ़ना है। 3 नंबर नहीं पढ़ना है, सी नंबर होगा। 3 नंबर क्यों नहीं पढ़ना है भाई, 1 और 2 तो सही है ना, है ना। तो ये तो खाली 1 है, नहीं होगा, खाली 2 है, नहीं होगा, 1 और 2 है, हो सकता है। 2 और 3 है, इसमें 1 नहीं है तो ये नहीं होगा, ऑल आर ट्रू नहीं होगा। बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, खेला खत्म, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और आगे मैंने ये सारे वर्ड के मीनिंग आपको शुरू में बता दिए, इसका आंसर कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये आज का सेशन। ये जो सेशन था ये था सेशन नंबर 5। इसके पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निक है, मैंने सेशन नंबर 4 में मैंने बात की है, जिसकी वीडियो आज मैंने लॉन्च कर दी है। और ये पार्ट 5 जो वीडियो है ये भी लॉन्च हो जाएगी। इसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दूसरे पैसेज को लिया है जो SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2018 का है, और काफ़ी मैंने स्टैटिस्टिकल बेस इकोनॉमिक डेटा को लेके मैंने पैसेज लिया है जो अमूमन बहुत टफ माने जाते हैं। और ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, ऐसे पैसेज को डील नहीं करते क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन डील करना चाहिए, मुझे लगता है उनको डील करना चाहिए, ताकि बच्चे इन्हीं पैसेजेस को एग्जाम में छोड़ कर आते हैं। लेकिन इन्हें छोड़ना नहीं है, बल्कि इनको फेस करना। अगर इन्हें फेस करते हैं तो याद रखिए, आपको आउट ऑफ 10 में से 6 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपके पास समय नहीं भी है ना, तब भी आप 6 नंबर लेके तो जाएंगे। और ये बिल्कुल डिफरेंस पैदा करता है कि बच्चा जो है पास होगा कि नहीं होगा। आई होप आज का ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, आपको आरसी समझ में आया होगा। पहले वाला वीडियो भी देखें, ये वाला भी देखें। वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरी वीडियो लगातार बन रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।